कल हमने देखा कि कश्मीर के कई सारे इलाकों में रेनफॉल के साथ साथ हेलस्टॉर्म भी हुआ। और अगर अभी के सीज़न की बात करें तो कश्मीर में फ्रूट का सीज़न है। और जब अचानक से ऐसी तेज़ बारिश या हेलस्टॉर्म होता है तो फ्रूट, ख़ास तौर पे जो बाग हैं, बाग वाले हैं, उनको काफ़ी नुकसान होता है। अभी एक तरफ चेरी का सीज़न है। चेरी काफ़ी पेरिशेबल फ्रूट है, इजीली दाग उस पे आ जाता है, इजीली पेरिश हो जाता है। उसके साथ साथ अब सेब का टाइम भी आने वाला है और जो ग्रोवर्स हैं, फार्मर्स हैं, वो कंसर्न हैं कई सारी चीज़ों को लेके। हमारे साथ प्रोफेसर अरूसा खलील हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फ्रूट साइंस, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक प्रोफेसर हैं। ये इसी शोबे से वाबस्तगी रखते हैं और इनसे हम कई सारी चीज़ें फ्रूट हेल्थ और क्या कुछ चीज़ें हैं जो हमारे फार्मर्स हैं उन्हें करनी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम अपना टाइम देने के लिए। सबसे पहले फ्रूट की बात करते हैं। अभी दो मेजर क्रॉप्स हमारे पास, जो दो मेजर फ्रूट्स हैं, उसमें एक हमारा चेरी है और उसके साथ साथ एप्पल है। सबसे पहले चेरी की बात करते हैं क्योंकि चेरी पिकिंग सीजन इज़ ऑन पीक। तो चेरी काफ़ी पेरिशेबल आइटम है, इजीली ख़राब हो जाता है। और इस टाइम पे जहाँ अचानक से बारिश हो या दूसरे साइड से हमने पिछले कुछ दिन देखे जहां हमने हीट वेव की बात की। एक तरफ 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अचानक से तेज़ बारिश और हेल स्टॉर्म होती है। तो क्या कुछ चेरी जो फार्मर्स हैं उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है? पहले मैं आपको बताऊं कि इस पूरी सीज़न में जो हमारा कश्मीर का हॉर्टिकल्चर है वो बहुत ज़्यादा हिट हुआ बिकॉज ऑफ द इराटिक वेदर कंडीशंस। और ये सारी चीज़ें जो है फरवरी से ही स्टार्ट हो गई क्योंकि जो चेरी है इसमें बहुत ज़्यादा हाई चिलिंग रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। और जब हमारे टेम्परेचर्स हाई हो गए तो चेरी पहले एडवांस ही ब्लूम हो गया। तो उस पीरियड में अगर रात के टेम्परेचर्स माइनस हो गए या हाई टेम्परेचर हुआ या बारिशें हो गई तो चेरी में जो हमारा जो फ्रूट सेट है बहुत ज़्यादा हिट हुआ। तो लाइक अर्ली सीजन से ही जो हमारे चेरी फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ कि उनका जो इफेक्ट पड़ा मेनली यील्ड पे पड़ा। एंड उसके बाद हमने देखा एक के बाद एक हेल स्टॉर्म्स हो रहे हैं और कल आई थिंक इट वाज थर्ड इन रो। एंड पिछले दिनों में हमारी हीट वेव की प्रिडिक्शंस थी तो 33-34 डिग्री टेम्परेचर गया। एंड अचानक से कल रेनफॉल हुई और उसके साथ हमारा जो है हेल स्टॉर्म आ गया। तो जैसे हमें सबको पता है कि जो चेरी अभी इस टाइम है अभी राइपनिंग स्टेज में है, अर्ली वैरायटीज़ हार्वेस्ट हो रही है। और अभी ये एक सबसे एक क्रूशल स्टेज था चेरी के लिए क्योंकि इस स्टेज पे इसको बारिशें नहीं होनी चाहिए थी, इस स्टेज पे इसको हेल नहीं होना चाहिए था। क्योंकि इस हेल ने अगर जहाँ पे भी इस चेरी को हिट किया वहाँ पे अगर इसका भी कोई इंजरी हुआ तो आगे हमारे इसमें मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और जो इसमें रेनफॉल गिरा इसमें भी जो एक क्योंकि एक चेरी जो है बहुत ज़्यादा डेलिकेट फ्रूट है, इसका स्किन बहुत ज़्यादा थिन होता है, डेलिकेट होता है। इस वजह से जो चेरी है इसमें क्रैकिंग का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो हमारी जो रिकमेंडेशंस हमेशा रहती है स्कॉस के थ्रू फार्मर्स के लिए कि अगर आपके पास हाई डेंसिटी चेरी है तो आप उसके लिए एंटी हेल नेट्स के लिए जाइए या रेन कवर्स के लिए जाइए। अब जो फार्मर्स ये सारी चीज़ें एफर्ड नहीं कर सकते हैं या जिनके पास एंटी हेल नेट्स नहीं है उनके लिए हमारी हिदायत ये थी कि उनको अपने बागों में, चेरी के बागों में कैल्शियम स्प्रे करना चाहिए था 3 से 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। या कुछ हमारे पास पीजीआर से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जिनमें हमारा जिबरेलिक एसिड है GA3 है वो भी 150 ppm के हिसाब से स्प्रे कर सकते थे और बहुत ज़्यादा हद तक वो अपने क्रॉप को बचा सकते थे। जैसे आपने चेरी की बात की और आपने कहा कि अर्ली फ्रूट्स में से अर्ली फ्रूट में एक फ्रूट स्ट्रॉबेरी भी रहता है और स्ट्रॉबेरी जो ग्रोवर्स हैं उन्हें भी इस बार काफ़ी नुकसान हुआ है फॉर वन रीज़न और अदर रीज़न। एंड मेनली इट इज़ इसे हम कहें कि अर्ली जो समर आ रहा है हमारा वो एक रीज़न बन जाता है या अर्ली स्प्रिंग आ जाता है वो एक रीज़न बनता है। विंटर वैसे नहीं रहते जो जैसे अपने चिलिंग टेम्परेचर की बात की तो उन्हें भी काफ़ी नुकसान है और वो भी पेरिशेबल फ्रूट में ही आता है, वो भी इजीली ख़राब हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो जब टेम्परेचर्स इतने चेंज हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली, हमारे एक तरफ से हम ग्लोबल कंसर्न देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है या क्लाइमेट चेंज है, आप एडवाइजरी तो देते हैं फार्मर को लेकिन सडनली कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, वहाँ क्या कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्या कुछ ऐसी टिडबिट्स हैं जो अर्ली फ्रूट्स या इन फ्रूट ग्रोवर्स के लिए जो फ्रूट्स काफ़ी पेरिशेबल रहते हैं? देखिए बहुत सारे हमारे फ्रूट ग्रोवर्स की शिकायत रहती है कि इस साल जो है चेरी में उनको अच्छा साइज नहीं आ रहा है, एप्पल भी अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है और इसका जो मेजर रीज़न है दैट इज़ हेल।
ओके। क्योंकि हेल जब ये हिट करता है तब हमें नहीं लगता है ये प्लांट पे कोई नुकसान कर रहा है, लेकिन अगर ये फ्रूट पे गिर रहा है, लीव्स पे गिर रहा है या किसी ट्विग या शूट पे गिर रहा है, ये अल्टीमेटली इसको इफेक्ट कर रहा है। और जो एनर्जी इस प्लांट को चाहिए था कि वो डाइवर्ट करे फ्रूट्स पे, वो उसको अपने रिपेयरिंग मैकेनिज्म में चले जाते हैं। तो इस वजह से क्या है, जो हमारा जैसे एप्पल है या चेरी है, ये बहुत ज्यादा हद तक मुतासिर हुआ बिकॉज ऑफ हेल। ओके। और दूसरी बात ये कि जनरली जैसे हम एप्पल की बात करें या चेरी की बात करें, उसको जो मेन ग्रोइंग सीजन में टेम्परेचर जो चाहिए लगभग 20-25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ओके। एज एंड व्हेन 30 डिग्री से अबव टेम्परेचर जाता है, उससे भी बहुत ज़्यादा जो है हद तक हमारा फ्रूट साइज इफेक्ट होता है। ये भी एक वजह है कि पिछले दिनों में जब बहुत ज़्यादा हमें हीट वे, हायर सोरिंग टेम्परेचर्स हुए, उससे भी किसी हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक चेरी और जो एप्पल के जो फ्रूट साइज उसको बहुत ज़्यादा तरीके से हिट किया। तो इसके लिए जो है स्कॉस टाइम टू टाइम एडवाइजरीज देता है, और हमने फंजीसाइड्स के लिए एडवाइजरी दी है। तो उसके बाद हम बोलते हैं फार्मर को, इसके बाद अब जैसे हेल आए उसके बाद 2 दिन के बाद आप यूरिया स्प्रे कर लीजिए 0.2%। उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अगर प्लांट पे कोई डैमेज हो, जो उस यूरिया में नाइट्रोजन होता है वो उसको ग्रो करने में हेल्प करे, जो अगर उसको कोई नुकसान है वो उसको कम्बैट करे उस प्रॉब्लम को। इसी तरह जो है हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की स्प्रे रिकमेंड करते हैं, जैसे बोरॉन की या जिंक की, क्योंकि जहाँ पे भी हेल हिट करता है फ्रूट को, वहाँ पे वो एक डिफॉर्मिटी क्रिएट करता है। फिर आगे उसको हम बोलते हैं मंकी सिंड्रोम। तो ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इस मंकी सिंड्रोम को कम्बैट करते, अगर हमें फ्रूट में कोई आगे मिसशेप चीज़ें दिखें, तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हद तक कवर कर सकते हैं, और जो हमारा फ्रूट का अपना एक नॉर्मल साइज है उसको रिटेन करने में बहुत ज़्यादा हद तक हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट चेरीज, तो इससे पहले कि हम एप्पल के बारे में बात करें, चेरी में हम जो चीज़ देखते हैं, खासतौर पे हमने स्कॉस्ट के कुछ प्रोफेसर से भी इससे पहले बात की, तो चेरी का एक लिमिटेड टाइम स्पैन है। एक पर्टिकुलर 15-20 दिन में वो आते हैं और सारे लोग उसे उतार के ले जाते हैं। तो इज देयर एनीथिंग जो फ्रूट साइंटिस्ट या फ्रूट साइंस डिपार्टमेंट कॉस्ट का कर रहा है इस हवाले से कि हम इसका टाइम पीरियड बढ़ा सकें, यानी हमारे पास वैसे पेड़ भी हों, वैसी वैरायटीज़ भी हो जो जून के महीने के बाद भी रहें, और जैसे एप्पल में वैरायटीज़ विद टाइम हमने ग्रो की, अब हमारे पास सफिशेंट एप्पल्स होते हैं और वो अलग अलग जगहों पे जाते हैं। तो क्या चेरी में वैसा करना पॉसिबल है, जो हाई डेंसिटी की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं, या नई वैरायटीज़ को इन्वॉल्व करना? इसी चीज़ को कैटर करने के लिए जो स्कॉस कश्मीर है, हमने बहुत पहले इस चीज़ में इनिशिएटिव लिया है। तो हमने बाहर से कुछ ऐसी वैरायटीज़ मंगाई है जो एक तो लेट ब्लूमर्स है, लेट मैच्योरिंग है, और जो इस जो रेन की हमें क्रैकिंग की प्रॉब्लम है उसको बहुत ज़्यादा हद तक वो कंट्रोल कर सकते हैं। उनमें हमारी वैरायटीज़ रेजिना है, मर्चेंट है, ये ऐसी कुछ वैरायटी जो हमें ये क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो भी हमें प्रॉब्लम्स है उसको हमें कवर करने में बहुत ज़्यादा हद तक हेल्प कर सकते हैं। अब जो ऑलरेडी हमारे पास अपनी ट्रेडिशनल वैरायटीज़ है, हमारी डबल है, मिश्री है जी। अब अगर हम चाहते हैं कि उसमें हमें इसकी, जिसको हम बोलते हैं शेल्फ लाइफ इम्प्रूव कर सकें, फॉर दैट रीजन वी आर रिकमेंडिंग द स्प्रेज ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। वो स्प्रे जो है इसको, जो इसकी शेल्फ लाइफ है बहुत हद तक बढ़ा सकता है, क्योंकि पेरिशेबल, जैसा आपने भी कहा, पेरिशेबल है, और अगर इसमें एक फ्रूट खराब हुआ तो पूरे बॉक्स को वो कहीं ना कहीं खराब कर सकता है। अगर आप यहाँ भी देखें तो हमारे पास हेल नट्स यहाँ लगे हुए हैं स्कॉच में, एंटी हेल नट्स है, और अगर ये चीज फार्मर कर पाए तो कहीं ना कहीं वो अपने फील्ड को, अपने बाग को काफी हद तक बचा सकता है। जैसे आपको भी पता है कि हेल स्टॉर्म से लगभग जो है 10 to 20% डैमेज हुआ है हमारे ऑर्चिड्स को, और किसी किसी एरिया में तो अप टू 70% इसमें डैमेज हुआ है। तो ये हमारा एक ट्रिगर है हमारे फार्मर के लिए टू रीथिंक कि फॉर द नेक्स्ट ईयर हाउ दे हैव टू गो अबाउट, बिकॉज वेदर एक ऐसा चीज है जो हमारे हाथ में नहीं है। दो हम सारी चीजें साइंटिफिकली करते हैं, बट हमारे फार्मर को एक पहले ही मेजर्स उठाने हैं ताकि जो इस साल उन्होंने देखा अगले साल वो उस चीज को पूरी तरह से कवर कर सके। सो द अदर फ्रूट, जो सबसे बड़ा फ्रूट कश्मीर का है, सबसे इम्पोर्टेंट फ्रूट हमारी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में, वो एप्पल है। और एप्पल की कल्टीवेशन हर जगह हमें देखने को मिलेगी, साउथ में भी है, नॉर्थ कश्मीर में भी है, सेंट्रल कश्मीर में भी है। लेकिन इस सीजन में और इस क्लाइमेटिक कंडीशन में एप्पल ग्रोवर्स को भी टाइम टू टाइम काफ़ी नुकसान हुआ है, फिर चाहे
वो अनइवन रेनफॉल हो, चाहे वो हेल स्टॉर्म हो, या जो हमारी वेदर कंडीशंस रही हैं पिछले कुछ महीनों से जो हमने देखा, जो हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि ये न सिर्फ अभी की कंडीशन है, ये फरवरी से कहीं ना कहीं शुरू हुआ है। हमारा विंटर वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए, फिर स्प्रिंग अर्ली आया और जल्दी खत्म हो गया, और समर अब ऐसा एक्सट्रीम हीट लेके आ रहा है। तो एप्पल ग्रोवर्स खास तौर पे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, व्हाट दे हैव टू डू कि किस तरीके से वो अपने एप्पल्स को सेफ रख सकते हैं और बेहतर प्रोडक्शन हमें दे सकते हैं। हमारे एप्पल ग्रोवर्स के लिए ये अब 2 महीने जो बच गए थे, जून जुलाई, ये इनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि हमारी प्रिडिक्शंस इसमें है कि हाई टेम्परेचर्स होंगे। फॉर दैट रीज़न हमारे अभी तो हेल स्टॉर्म के लिए उनको पता है क्या करना है, रेन्स अगर ज़्यादा हो तो ड्रेनेज करनी चाहिए, वो चीज़ें इनको पता है। अब इनको आगे ये देखना है कि अगर अब हमारे टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा हाई हो, हमारा टेम्परेचर स्ट्रेस हो, पानी की कमी हो, तो एडवांस में अब उनको क्या क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए कि जो अपने सॉइल में वो अपना जो मॉइस्चर है वो कैसे कंजर्व करें। तो हमारी रिकमेंडेशन इसमें रहती है कि आप मल्चिंग के लिए जाइए, जो अभी ये बारिशें हो रही है कहीं पे रिजर्वर में जमा करके उसको यूज़ करिए, या जो आप ड्रिप इरिगेशन पे रिजॉर्ट करिए। और अबव ऑल इसमें भी हम बोलते हैं फार्मर को कि अगर ड्राउट लाइक कंडीशंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप यूज ऑफ एंटी ट्रांसप्रेंट्स करिए, जैसे हमारा क्योलिन है या सैलिसिलिक एसिड है, ऐसे स्प्रेज करिए कि ताकि आप जो अगर ड्राउट लाइक कंडीशंस है उससे भी हमारे फ्रूट को साइज में प्रॉब्लम होगी, क्वालिटी में प्रॉब्लम होगी, वो एडवांस में वो चीज़ें आप सोच लीजिए। और ड्राउट लाइक सिचुएशन में उनको कैल्शियम जो है, कैल्शियम क्लोराइड, वो भी इनको बहुत ज़्यादा हद तक हेल्प करेगा टू कम्बैट द ड्राउट लाइक सिचुएशन। तो जो अभी सिचुएशन चल रही है और जो हम क्लाइमेटिक कंडीशंस देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं ऐसा एक खतरा भी रह सकता है, इंडिकेट करता है कि शायद एक्सट्रीम हीट कंडीशंस देखने को मिलेगी और पानी की कमी कहीं ना कहीं हो सकती है। तो उसमें जो आपने कहा, एक वो चीज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमारा फ्रूट है, हेल स्टॉर्म से खास तौर पे अगर तेज़ बारिश हो, उससे उस पर निशान आ जाते हैं, उससे उसको कुछ पर्टिकुलर एक फ्रूट को भी नुकसान होता है या उस पेड़ को नुकसान होता है, तो वहाँ उन्हें क्या करने की ज़रूरत है? जैसे मैंने पहले ही बताया कि चूंकि ये चीज़ें हम इस सीजन में देख चुके हैं, स्कॉच हैज ऑलरेडी गिवन देयर एडवाइजरी, तो उसमें भी हम यही बोलते हैं कि आप जैसे हेल हो तो आप यूरिया कर लीजिए, आपकी ग्रोथ हो जाएगी। और जो मैंने आपको कहा कि हेल निशान छोड़ेगा, उसके लिए भी एज ए सेड कि हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स स्प्रेस के लिए जाना चाहिए। बोरिक एसिड के लिए, सोलो बार के लिए वो हमारा फार्मर 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर यूज करेगा, या जिंक सल्फेट 3 से 4 ग्राम पर लीटर यूज करेगा। उससे भी बहुत ज़्यादा हद तक जो उनको अभी तक जो हेल में अभी जो भी इफेक्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा हद तक वो उनको कंट्रोल, बहुत ज़्यादा हद तक उसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो फार्मर्स हैं वो उससे वाकिफ़ होते हैं, उन्हें वो मालूम होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साइंटिस्ट या प्रोफेसर्स जो पढ़ते हैं और उन्हें मालूम होती है। हम अभी बात कर रहे थे कि जो घास हमारे बाग में रहता है उसके बारे में अगर आप बताएं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि हम अगर वो नहीं काट पाए टाइम टू टाइम, और ये खास तौर पे हमें अपने ट्रेडिशनल बागों में देखने को मिलता है, तो क्या इस टाइम पे वो काट सकते हैं, या अगर वो नहीं काटते हैं तो उन्हें क्या कुछ करने की ज़रूरत है? क्या वो उनके पेड़ के लिए या उनके प्लांट के लिए ओवरऑल नुकसानदेह रहेगा? देखिए, जैसे घास है, ये कॉम्पिटिटर रहता है प्लांट के लिए, क्योंकि जैसे अभी प्लांट को अपनी ग्रोथ स्टेज चल रही है, वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स उठा के खुद को ले रहा, अपटेक कर रहा है, लेकिन अगर वहाँ पे घास फूस रहेगी, वो कुछ न्यूट्रिएंट्स उसकी ग्रोथ में भी चले जाते हैं। तो घास तो हमें निकालनी है, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिटर को रखना नहीं है। मोस्टली हम क्या रिकमेंड करते हैं कि जो इस प्लांट के आसपास घास फूस रहती है, हम उसको काट के उसके आसपास ही उसके बेसिन में रखते हैं। इसको हम मल्चिंग बोलते हैं। और ये भी एक प्रैक्टिस हम कंसिडर करते हैं, जिससे जो सॉइल है हमारी, उसमें जो मॉइस्चर है बहुत हद तक कंजर्व हो सकता है, और आगे हमें जो अगर ड्रॉट लाइक सिचुएशन से, हाई टेम्परेचर स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा हद तक वो उसको ओवरकम करने की कोशिश करें। तो अगर ये इसके आसपास रहता है तो ये इसके लिए कॉम्पिटिटर बन जाता है, इट इज अ कॉम्पिटिटर, ये इसके न्यूट्रिएंट्स ले जाता है। लेकिन अगर हम इसे काट के इसके आसपास ही बिछा के रखते हैं, एक मैट की तरह, एक फर्श की तरह, तो ये इसे हेल्प भी कर सकता है। वी कॉल दिस, इट कैन सर्व एज एन ऑर्गेनिक मल्च। ओके, यस, क्योंकि ये खुद भी डिकम्पोज हो रहा है, इसके न्यूट्रिएंट्स भी फिर सॉइल में चले जाएंगे, तो कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स उसके थ्रू भी सॉइल में चले जाते हैं। क्योंकि आप फ्रूट साइंस डिपार्टमेंट से हैं, आपको फ्रूट और प्लांट के बारे में नॉलेज है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट है जो इनकी दवापाशी की चीज़ देखता है कि कौन सी दवा किस वक्त डालनी है, क्या ये पर्टिकुलर सीजन है या नहीं है, उसके अलावा नेचुरली
जो बाकी सारी चीज़ें हैं फ्रूट की ग्रोथ के लिए और फ्रूट हेल्थ और प्लांट हेल्थ के लिए, उसमें एक फार्मर क्या कर सकता है? देखिए ये सारी चीज़ें स्टार्ट होता है जब हमारा फार्मर प्रूनिंग करता है स्टार्ट, क्योंकि जब चाहे उसको हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो या चाहे उसको ट्रेडिशनल बाग हो, पहले ही जब उसको पता है कि मुझे अपना जो है प्लांट ट्रेन और प्रून कैसे करना है ताकि उसके जो प्लांट में जो है अच्छी लाइट पेनिट्रेशन हो, उसकी वजह से जो फ्रूट उसका साइज अच्छा हो, उसकी बीमारियों का कम खतरा हो, उसकी क्वालिटी बढ़े। जब ये ट्रेनिंग प्रूनिंग प्रॉपर होती है, उसके बाद इसको देखना है कि क्या मैं साइंटिफिक तरीके से फर्टिलाइजर लगा रहा हूँ प्लांट पे, जिस स्टेज पे मुझे पता है किस क्रिटिकल स्टेज पे मुझे लगाना है, किस मिकदार में लगाना है, क्या वो लगा रहा है। या अगर उसके पास बाग है, कभी कभी हमारे फार्मर्स की शिकायत रहती है कि उनके पास बाग है तो फूल गिरते हैं, फ्रूट सेट अच्छा नहीं है, तो रीजन बीइंग कि वो उनका प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ पॉलिनाइजर्स नहीं है। तो उनको इंश्योर करना है कि जो भी उनका बाग है क्या वहाँ पे पॉलिनाइजर जो परसेंटेज है वो सही है, या जो वो बी कॉलोनीज रख रहे हैं वो ठीक मिकदार में रख रहे हैं, जैसे हम रिकमेंड करते हैं 2 से 3 बी हाइव रखिए 1 हेक्टेयर में, वो रख रहे हैं। क्या उनके पास एप्पल का ऑर्चिड है उसमें कितना % रखना है, पेयर का ऑर्चिड उसमें कितना, चेरी का ऑर्चिड है उसमें कितना % रखना है पॉलिनाइजर का। इसी तरह उनको फिर देखना पानी, अगर ड्रॉट लाइक सिचुएशन है, हाई डेंसिटी कंडीशन है, क्या ड्रिप इरिगेशन ठीक है, क्या वो चल रहा है ठीक से, क्या टाइम टू टाइम जब प्लांट को क्रूशियली वाटर की रिक्वायरमेंट है वो क्या वो इसको मिल रही है। तो फिर आता है इसका क्या प्रॉपर और साइंटिफिक तरीके में फंजीसाइड स्प्रे हो रहा है, पेस्टिसाइड स्प्रे हो रहा है। उसके लिए जो स्कॉस की वेबसाइट है वहाँ पे हमारा पूरा शेड्यूल दिया गया है कि इस प्लांट पे किस किस स्टेज पे कौन कौन सी दवापाशी करनी है, वो वहाँ से फार्मर हेल्प ले सकता है। और जब हमारा फ्रूट रेडी होता है फिर उसको किन किन मैच्योरिटी इंडिसीज का इंतखाब करना चाहिए, किन तरीकों से अपना फ्रूट उतारना चाहिए, ताकि उसको ये देखना है कि उसका फ्रूट क्या नियर बाय मार्केट के लिए जा रहा है, क्या नेशनल मार्केट के लिए जा रहा है, उसमें मुझे कौन सी डिसीज पिक करनी है, या जिसको हम बोलते हैं स्टार्च आयोडीन टेस्ट, उसको किस कोड पे मुझे उतारना है, फ्रेश मार्केट के लिए, कोल्ड स्टोर के लिए, नेशनल मार्केट के लिए। तो ये सारी जानकारी हमारे फार्मर्स को रहनी चाहिए, देन ओनली जो है हम विल बी एबल टू जो हमारा फ्रूट है वो एक कॉम्पिटिटिव फ्रूट बने, और हमारा जो कश्मीर का हॉर्टिकल्चर है वी कैन कम्पीट बोथ एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल। बिल्कुल। लास्ट में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, जस्ट 1-2 स्मॉल क्वेश्चंस। एक आपने पॉलिनाइजर्स की बात की, तो जो पॉलिनेशन हम नेचुरली करते हैं, बी कॉलोनीज वहाँ रखते हैं, क्या बी कॉलोनीज रखना रिकमेंडेड है हर एक एप्पल ऑर्चर्ड या पेयर ऑर्चर्ड या चेरी ऑर्चर्ड में, या उसके अलावा भी कुछ और ऐसे तरीके हैं जो नेचुरल तरीके हों और वो हमारे फार्मर्स अपना सकें या ग्रोवर्स अपना सकें? देखिए अगर हम एप्पल की बात करें तो हम पहले बोलते एक होता है पॉलिनाइजर, एक होता है पॉलिनेटर। पॉलिनाइजर वो होता है जहाँ से इसको पोलन चाहिए और पॉलिनेट होगा, पॉलिनेटर होता है उसको कैरी करेगा। तो एप्पल में जनरली जो रिकमेंडेशन है कि 33% जो है हमारे ऑर्चर्ड में जो है पॉलिनाइजर्स होने चाहिए। उसका मतलब है कि एवरी ऑल्टरनेट ट्री इन एवरी ऑल्टरनेट रो शुड बी अ पॉलिनाइजर। उसको कैरी करने के लिए फिर हमारे पास बी कॉलोनीज होनी चाहिए, और हम रिकमेंड करते हैं कि 2 से 3 बी हाइव होनी चाहिए पर हेक्टेयर, तो वो डिजायरेबल है उसको कैरी करने के लिए 2 to 3 बी हाइव्स पर हेक्टेयर होनी चाहिए। और उस टाइम भी जो हमारा जो एप्पल है उसमें भी देखना है कि हमारा जो प्लांट है उसमें 10 to 25% ब्लूम हो, तब हमें इंट्रोड्यूस करनी है अपनी कॉलोनीज। तो ये तो हुआ वो। अब अगर किसी फार्मर के पास माने पॉलिनाइजर प्लेसमेंट नहीं है, फिर वो क्या कर सकता है, अगर किसी और के घर में पॉलिनाइजर प्लांट है वहां से वो उसकी टहनी काट के अपने मेन ऑर्चिड में रख सकता है, उसको हम बोलते हैं बूके एप्लीकेशन, वो भी कर सकता है। और फार्मर क्या कर सकता है, कुछ स्प्रेज भी है जो उसको हेल्प करेंगे पॉलिनेशन में। बोरॉन हम रिकमेंड करते हैं कि जब अगर फार्मर पिंक बर्ड स्टेज पे करेगा एट द रेट ऑफ 1 ग्राम पर लीटर, तो उससे भी उसको बहुत ज्यादा हद तक हेल्प हो जाएगी पॉलिनेशन। बिल्कुल हेल्प हो सकती है। उसके साथ जो आपने कहा अवेयरनेस की जरूरत, तो हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहां 60 to 70% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर पे डिपेंडेंट है। इस जगह पे अवेयरनेस की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और क्या कुछ करने की और हमें ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि स्कॉस्ट काम करता है या एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट काम करता है, लेकिन क्या हम वो केटर कर पा रहे हैं नीड को, और कितनी ज़्यादा और ज़रूरत है हमें अवेयरनेस क्रिएट करने की? जैसे कि हमारे स्कॉस का मैंडेट है टीचिंग, रिसर्च, एक्सटेंशन एंड इनोवेशन। जो भी हम तहकीक करते हैं डिवीजन ऑफ फ्रूट साइंस में, जिसको हम बोलते हैं लैब टू लैंड, वो तब तक किसी काम की नहीं है जब तक हमारी रिसर्च फार्मर तक नहीं पहुंचेगी। तो उसके लिए हमारी जो यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है, दैट्स एक्सटेंशन डिपार्टमेंट। जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है हमारे, उनमें हमारे जो है KVKs है, और KVKs जो है सीधे कनेक्ट कर रहे हैं हमको फार्मर के साथ। तो जो भी कोई फार्मर को प्रॉब्लम है वो KVKs के थ्रू उनको जो है कैटर होती है। दिस इज हाउ जो स्कॉस्ट है वो अपना काम कर रहा है थ्रू KVKs। वो हम कोशिश करते हैं थ्रू KVKs हम अपने फार्मर्स
तक पहुंचे। So at the end, at last, if there is anything from your expertise जो आप growers या farmers को कहना चाहें कि एक छोटा सा कुछ टिप, कुछ ट्रिक जो उन्हें शायद आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ वक्त में काम आए। तो मेरी रिक्वेस्ट है अपने फार्मर्स से कि जो भी कोई एडवाइजरी इस कॉज से निकलती है तो उसको पूरी तरह से आप फॉलो करें। आपके जो आसपास के अपने नेबरहुड में फार्मर्स हैं उनको देख के अपनी चीज़ें ना करें कि वो क्या कर रहे हैं हम भी वही करें, क्योंकि जो भी हम रिकमेंडेशंस देते हैं वो हम यूनिवर्सिटी में पूरी तहकीक करके देते हैं, ताकि ये हम आपके लिए हैं, हम आपको सर्व करना चाहते हैं। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप उन एडवाइजरीज को फॉलो करें एंड मैं आपको उम्मीद दिलाती हूँ कि जितना जो भी प्रोडक्शन है और क्वालिटी है आपके फ्रूट का वो ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू अपने टाइम के लिए। तो प्रोफेसर साहिबा ने कई सारी चीज़ें बताई। हम उम्मीद करते हैं जो हमारे फार्मर्स हैं, हमारे ग्रोवर्स हैं, फ्रूट हेल्थ के हवाले से जो इन्होंने बातें बताई और जो इनकी एक्सपर्टीज़ है फ्रूट साइंसेज में, वो चीज़ें इन्होंने बताई, ख़ासतौर पे चेरी और एप्पल के, क्योंकि उन्हीं का सीज़न इस वक्त है और क्या कुछ वो कर सकते हैं जिससे उनकी फ्रूट की हेल्थ बेहतर हो जाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बताई, वो हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में करनी चाहिए कि अगर हम इस बार किसी चीज़ से कोई गलती हो, हम उसे सीखते हैं, अगली बार हम वो रिपीट बिल्कुल ना करें, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वो चीज़ इन्होंने बताई कि कहीं कहीं जगहों पे जिनके पास पॉसिबिलिटी है कि वो हेल नेट्स लगा सकते हैं, एंटी हेल नेट्स लगा सकते हैं, तो एंटी हेल नेट्स ज़रूर लगाएं, क्योंकि उससे आपका फ्रूट काफ़ी हद तक बच जाता है। और वैसा ही कॉस्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। जो इनका फील्ड है, यहाँ ये सारी चीज़ें अवेलेबल है और ये चीज़ें खुद जो अप्लाई कर रहे हैं वही कहीं ना कहीं ये हमारे फार्मर्स और हमारे ग्रोवर्स को भी बता रहे हैं। तो उन चीज़ों पे आप ख़ास ख्याल रखें। हम आगे जाके कुछ उन लोगों से, कुछ उन प्रोफेसर से जो इनके डिपार्टमेंट में हैं या बाकी डिपार्टमेंट्स में हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि दवापाशी का वक्त है और जो दवापाशी के हवाले से प्लांट पैथोलॉजी में काम करते हैं या बाकी डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, उनसे दवापाशी के सिलसिले से बात करेंगे ताकि आप तक हम वो इन्फॉर्मेशन भी पहुँचा पाएँ। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।